1990 से लेकर आज तक टोटल 28 बार यील्ड कर्व इन्वर्जन डेटा को देखा गया है और 28 बार में से 22 बार रिसेशन आया है। तो यील्ड कर्व डेटा और रिसेशन इस दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अंदर हम इसके टाइप्स को भी देखेंगे कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये यील्ड कर्व होता क्या है। तो यील्ड जो मैं बात कर रहा हूँ, बोल सकते हो जो रिटर्न होता है उसी को यहाँ पे यील्ड बोल रहे होते हैं। यील्ड कर्व एक ग्राफ होता है जो आपको ये बताता है कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक बॉन्ड हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, मॉर्गेजेस हो गए, तो ये जितने भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है, इनका जो यील्ड है मतलब रिटर्न है, वो ओवर द ईयर कैसे वेरी किया है, मतलब आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इनका रिटर्न कैसे वेरी किया है। तो इसी ग्राफ को यील्ड कर्व ग्राफ बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एक ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखना समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके अंदर फिर अलग अलग टर्म्स भी आ जाते हैं कि स्टीप कितना है, स्टीप फिर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके फिर अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। लेकिन हम इसको आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे जो यील्ड है वो मेनली बॉन्ड यील्ड और जो ट्रेजरी यील्ड है उसके बारे में बात हो रही है। तो समझो कि अगर बॉन्ड है तो दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म हो गया जो 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का बात कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स का। तो ये ऑब्वियस है कि शॉर्टर द टाइम पीरियड लेसर विल बी द रिटर्न, हायर द टाइम पीरियड हायर विल बी रिटर्न। मतलब कि अगर आप जो बॉन्ड ले रहे हो उसका टाइम स्पैन मतलब उसकी मैच्योरिटी कम है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 2 ईयर्स की है, तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कम होगा कंपैरिजन टू जो बॉन्ड आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स होंगे वो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे देन ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, सेम चीज़ एफडी के साथ भी होता है कि जितना हायर टाइम तक आप एफडी में पैसा रखे रहोगे उतना आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। मतलब अगर आप 2 साल की एफडी करो कंपैरिजन टू अगर आप 7 साल या 8 साल की एफडी करोगे, तो 7 साल या 8 साल वाले एफडी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा देन 2 ईयर्स। तो इसी चीज़ को जब आप ग्राफ पे डिपिक्ट करते हो तो सपोज करो एक्स एक्सिस पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर तक जो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, रिटर्न है। तो जैसे जैसे ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे ईयर्स बढ़ेंगे तो आपका रिटर्न्स बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। तो ये जो कर्व आता है इसे ही बोलते हैं नॉर्मल यील्ड कर्व। तो ये तो था नॉर्मल यील्ड कर्व। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे जो है फ्लैट यील्ड कर्व। तो आप इमेजिन करो कि जो आपको शॉर्ट टर्म में बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जो आपको लॉन्ग टर्म पे मिल रहा है मतलब सेम हो जाए। तो सपोज करो कि जो 2 साल वाले बॉन्ड्स पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जो 10 या 15 साल वाले पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये दोनों सिमिलर हो गया। तो ये जो हमारा कर्व था ये क्या था, ईयर वर्सेज इंटरेस्ट रेट का। तो जो 2 ईयर्स पे है और जो 10 ईयर्स पे है वो दोनों इंटरेस्ट रेट अब कितना हो गया, सिमिलर हो गया। तो लाइन ये धीरे धीरे फ्लैटेंड होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं फ्लैटेंड यील्ड कर्व। अब यहाँ पे यह तो हो सकता है ये नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब फ्लैटेंड यील्ड कर्व होता है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो बेयर मार्केट आएगा या तो रिसेशन आएगा। ये जनरली वापस अपने ओरिजिनल शेप में कम टाइम पे जाता है। तो अब हम चलते हैं जो थर्ड केस है और जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ रिसेशन भी माना जाता है वो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता होगा। उसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड आपके शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट जो आपको यील्ड मिलता है वो ज़्यादा हो जाता है देन जो बॉन्ड जिसकी मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है। मतलब जो आपके 10 या 20 साल वाले जो बॉन्ड्स होंगे उस पर आपको कम रिटर्न मिल रहा होगा देन जो 3 मंथ्स या 1 ईयर या 2 ईयर वाले हैं। मतलब 1 ईयर 2 ईयर पे आपको इंटरेस्ट रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा देन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमारा कैसा था, नंबर ऑफ ईयर वर्सेज रिटर्न। तो अब आपका जो इनिशियल ईयर्स में उसी में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और जो आने वाले ईयर्स में उसमें आपको रिटर्न कम मिल रहा है। तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगी और इसे ही बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। और जब जब ऐसा इन्वर्टेड यील्ड कर्व आता है, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, टोटल 1900 से ये यील्ड कर्व इन्वर्जन 28 टाइम्स हुआ है, जिसमें से 22 बार रिसेशन देखा गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है, जैसे ही ये यील्ड कर्व इन्वर्जन आता है ऐसा नहीं कि उसके तुरंत बाद आपका रिसेशन आ जाता है। जनरली उस टाइम के 15-16 मंथ्स बाद ये रिसेशन देखा जाता है। जैसे हमारा 2008 में जो रिसेशन आया था तो ये यील्ड कर्व इन्वर्जन अराउंड 2 ईयर्स पहले ही हो गया था। तो इसीलिए जो भी एनालिस्ट होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, वो यील्ड कर्व इन्वर्जन को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ तो कल रिसेशन आएगा। लेकिन जनरली 15-16 मंथ्स बाद रिसेशन को देखा जाता है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ समझना कि ये जो यील्ड कर्व इन्वर्जन है ये ऐसा नहीं कि इसके कारण ही रिसेशन आता है। मतलब ये कोई रीज़न नहीं है रिसेशन आने का। दिस इज़ जस्ट अ मियर इंडिकेटर जो आपको बताता है कि रिसेशन आ सकता है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो यील्ड कर्व इन्वर्जन है इसको इंडिया में कैसे लिया जाता है। तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा पुराना आर्टिकल था, बट दैट सेज कि जितना ज़्यादा सीरियसली यील्ड कर्व इन्वर्जन यूएस में लिया जाता है उतना ज़्यादा सीरियसली इम्पैक्ट या उस सेंस में इंडिया में नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर होता है कि रिसेशन आए ना आए बेयर मार्केट ज़रूर देखा जाता है। तो मतलब जो इक्विटी सेगमेंट है वो स्टॉक मार्केट में फॉल करने लगता है। तो अगर हम लास्ट 15 ईयर का एग्जांपल लें जिसमें कि 2008, 11,
13, 15 हर टाइम पे जब जब ये यील्ड कर्व इन्वर्जन आया था तब तक हमारा स्टॉक मार्केट में फॉल आया था। तो ये था बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प वे में कि यील्ड कर्व इन्वर्जन होता क्या है। तो आप सोचो कि आप यील्ड कर्व के बारे में इतना कुछ जान गए, कल को जब आप यील्ड कर्व कभी भी फ्लैटन होते हुए देखोगे तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा ना कि अब जब फ्लैटन हुआ है तो जनरली बियर मार्केट आता है, फिर इसके बाद ये हो सकता है इन्वर्टेड हो जाए तो रिसेशन भी आ सकता है। तो यील्ड कर्व बहुत ज़्यादा मार्केट सेंटीमेंट्स को भी इफेक्ट करता है, जो एक बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वे में चला जाता है, क्योंकि हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहा है तो लोग इसको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। बट वन मोर थिंग कि अगर यील्ड कर्व आपका इन्वर्ट हुआ है और वो लंबे समय तक इन्वर्टेड रह जाता है, दैन दैट इज़ अ प्रोमिनेंट रीज़न कि आपका रिसेशन आ सकता है। बट एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि यील्ड कर्व इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर जिसको कि आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, देयर आर अदर फैक्टर एज वेल। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के फिर आपको सोचना चाहिए कि रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो दैट्स इट। अगर आप भी ऐसा कोई और अच्छा इंडिकेटर जानते हो जो रिसेशन में इतना स्ट्रांगली कोरिलेट करता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऑलरेडी हम रिसेशन में है या नहीं, या रिसेशन आ सकता है या नहीं, तो आप इस चीज़ को जानने के लिए मेरे लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।